भारत की शुरुआत करें। जब आधुनिक भारत की बात किया था मैंने, तो आपको कुछ विषयवार सूचियों से मैंने परिचित कराया कि हमें समस्त आधुनिक भारत के इतिहास को नहीं पढ़ना है, लेकिन हमें जहां से पढ़ना है उनके बारे में मैंने कल एक क्रमवार विवरण आपके सामने प्रस्तुत किया था। उस क्रम में जो मैंने पहला विषय सूची में जो रखा था, जहां आरओ एआरओ की परीक्षा में पूछा गया, पहली चीज ये समझिएगा कि ये जो आरओ या एआरओ की जो परीक्षा है, ये परीक्षा कैसी है। तो हम देखते हैं कि यह परीक्षा समीक्षा अधिकारी की। समीक्षा मतलब क्या होता है? कोई कार्य हो चुका है या कोई कार्य होने वाला है या कोई कार्य का प्रारूप तैयार है और उसकी समीक्षा। समीक्षा आखिर किसकी की जाती है? जो हमारे पास उपस्थित होता है। देखिए, किसी भी परीक्षा का जो नेचर होता है ना, परीक्षा के अक्षर में ही निहित होता है। ठीक, उसको ध्यान से जरा समझिएगा ना, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यानी कि हमें जब भी पढ़ना होगा तो अपनी पढ़ाई को भी थोड़ा उस पर अमल करना होगा, समीक्षात्मक ढंग से उसको समझना होगा। क्या कि जैसे हमारा फर्स्ट टॉपिक आ रहा है कि पहला टॉपिक है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। जैसे हमने कहा मॉडर्न इंडिया में कि ईस्ट इंडिया कंपनी व बंगाल के नवाब। ठीक, ये एक नहीं दो बातें। दो बातें कैसे हैं? पहली बात, इसने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी, इसी को हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में EIC। क्या कहते हैं? EIC। फिर कह रहा है बंगाल के नवाब। बंगाल के नवाब क्यों भाई? तो हम जानते हैं कि इस कंपनी ने जो अपना पहला विस्तार दिया भारत में, या भारत की कुंजी को जिस जगह पे खोजा, उसे बंगाल कहते हैं। ये वह जगह है जहां पे दुपले की नीतियां कर्नाटक में जाकर फेल हो गई, क्लाइव की नीतियां बंगाल में जाकर सफल हो गई। ये वो जगह है जो भारत को सबसे ज्यादा संपन्न प्रकट कर रहा है। उस देश काल परिस्थिति में बता रहा है कि बंगाल भारत का सबसे संपन्न राज्य है। तो हमें यह समझना होगा कि यह वह राज्य होगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले जिसका शासनकाल होगा, यानी मुगलों का, उन्हें इस सबसे ज्यादा राजस्व दे रहा होगा। देखिए, पहली चीज, यानी कि हम जब इस बंगाल को पढ़ेंगे तो इसमें हम तीन चार चीजों को स्वतः इंक्लूड कर लेंगे कि बंगाल की स्थिति उस समय की क्या है। तो हम कहेंगे वर्तमान का बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल जो अभी उपस्थित है, उड़ीसा, बिहार और कुछ असम के क्षेत्र, असम के कुछ क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल है। ये अगर देखें तो हम पाएंगे कि भौगोलिक रूप से भी ये उस देश काल परिस्थिति में सबसे बड़ा राज्य साबित होता है। मुगल जब थे तो मुगलों के समय भी हम पाते हैं कि जो लेटर मुगल की अगर हम बात छोड़ दें, अगर हम ग्रेट मुगल की बात करें तो ग्रेट मुगल में हम किसको रखते हैं? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, लगभग 6 शासक जो ग्रेट मुगल के अंतर्गत आते हैं। तो अगर उन्हें हम देखें तो हम पाएंगे कि बाबर से लेकर औरंगजेब पर्यंत तक भारतीय परिवेश में मुगलों का परचम लगातार लहराता गया। हर एक क्षेत्र में उन्होंने अपने सफलता के झंडे गाड़े। क्रमवार अगर देखा जाए तो हम पाते हैं कि ग्रेट मुगल का जो अंतिम बादशाह यानी औरंगजेब को अगर हम कहें ग्रेट मुगल में, टोटल मुगल नहीं, ग्रेट मुगल में, तो हम पाते हैं कि अंग्रेजों औरंगजेब के पास लगभग 22 से 23 प्रांत है। वहीं जब हम लेटर मुगल में जाते हैं तो हम पाते हैं कि मुगल व्यवस्था चरमराई, पतन की तरफ गई और कई राज्य स्वतंत्र हुए। उस क्रम में बंगाल भी स्वतंत्र हो गया, और बंगाल जब स्वतंत्र हुआ तो बंगाल मुगलों का सबसे संपन्न सूबा था। जब वो सबसे संपन्न सूबा स्वतंत्र हुआ तो उस समय स्थिति क्या हुई, यानी मुगलों के हिस्से से एक बड़ा राजस्व कट के बाहर निकल गया। उस समय हम पाएंगे कि एक व्यक्ति है जिसने क्या किया, एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। कहां पे? हम पाएंगे बंगाल में।
नाम था मुर्शिद कुली खां। यानी हमें यहाँ पे जब बंगाल के नवाब को पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि हमारी शुरुआत मुर्शिद कुली खां से होगी। लेकिन उसके पहले यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी दिया हुआ है। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अपने क्या मायने हैं। हम पाते हैं कि जो ईआईसी भारत में आई तो इसका प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। तो हम कहते हैं कि इसका प्रारंभिक उद्देश्य जो था वो व्यापार था, भूभाग नहीं था। तो कभी भी पूछता है कि ईआईसी का प्रारंभिक उद्देश्य तो हम कहते हैं व्यापार था, भूभाग नहीं। अब ये छोटी सी बात है कि व्यापार था, भूभाग नहीं। यानी यह पहले ट्रेडर थे, व्यापारी थे। लेकिन जब इन्होंने भारत में प्रवेश किया, अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को मात दिया, भारतीय जो क्षेत्रीय जो विखंडता थी उस स्थिति का जब लाभ उठाया, क्षेत्र को जब एक के बाद एक जब जीतना शुरू किया, तो इन्होंने इस क्रम में देखा या पाया कि ये जो भारतीय राज्य हैं जो छोटे छोटे क्षेत्रों में बटे हुए हैं, इनको जीतना बड़ा आसान है। और उनमें से जब इनके हाथ बंगाल लगा तो इनकी स्थिति थोड़ी बढ़ने लगी, इनका मनोबल बढ़ने लगा। न केवल ये बंगाल को लिए वरन हम पाते हैं कि उसके समीपवर्ती राज्य जिसे अवध कहते हैं उसे पर भी इनका कब्जा हुआ। बिहार के हिस्से को भी इन्होंने बंगाल के साथ ले लिया। बाद में हम देखते हैं कि पश्चिम के जो प्रांत हैं उन पर भी इनका कब्जा धीरे धीरे शुरू हुआ। यानी बाद में ये स्थिति पे आ जाएंगे कि जो उत्तर भारत की सबसे उस समय की मजबूत केंद्रीकृत सत्ता है जिसे हम क्या कहते हैं मुगल, ये उनको भी चुनौती देते हुए प्रकट होंगे। और वहां पे जब ये मुगलों को चुनौती दे देंगे, यानी कि इलाहाबाद की जब संधि हो जाएगी, तो हम पाएंगे कि वहां से इनका जो आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। प्रारंभिक आइडियोलॉजी क्या है कि भैया व्यापार है, यानी व्यापार था, भूभाग नहीं था। लेकिन जैसे ही इलाहाबाद की संधि करेंगे, यानी कि एक साथ तीन लोगों को पस्त करेंगे, किसको? मुगल बादशाह को, अवध का जो नवाब है उसे, और बंगाल के नवाब को। जब तीनों को एक सिरे से ये पराजित करेंगे तो क्या कहेंगे? व्यापार गौण हो जाएगा, भूभाग प्राथमिक हो जाएगा। यानी अब ये व्यापारी नहीं रहेंगे, अब ये भूभाग के अधिकारी हो जाएंगे, इन्हें भूभाग चाहिए होगा। यानी ये अपना वर्चस्व बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। दूसरी चीज, अब जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को हम समझना शुरू करते हैं तो हम पाते हैं कि यूरोप से आने वाली यह पहली और आखिरी कंपनी नहीं है, बल्कि इसके इतर हम जाएं तो हम पाते हैं कि इसके पहले इनका एक प्रतिद्वंदी खड़ा है। वो किस रूप में है? पुर्तगाली के रूप में है। यानी इसी को हम कहते हैं पी। फिर डी यानी दूसरा डच के रूप में है। तीसरा अंग्रेज स्वयं है, यानी ई। फिर डी यानी कि डेनिश, और देन सबसे लास्ट एफ यानी फ्रेंच। यानी यहां पे हम पाएंगे पुर्तगाली है, डच है, अंग्रेज है, डेनिश है और फ्रेंच है। यानी कहने का तात्पर्य है PDEDF। ये कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये क्रम है भारत में आने का। अंग्रेज सबसे ज्यादा जहीन है। अंग्रेज जहीन क्यों है कि अंग्रेज न केवल अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को मात देता है, वरन भारत के जो क्षेत्रीय शासक हैं उनके पर्सनल चीजों में भी इंटरफेयर करना शुरू करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि मुगलों की ध्वंसावशेष पर हम जान रहे हैं कि कुछ क्षेत्रीय राज खड़े हुए थे। क्षेत्रीय राज जब खड़े होते हैं, जब कोई एक केंद्रीकृत या बड़ी सत्ता नहीं होती है, तो हमें यह भी मालूम होता है कि उस सत्ता के कई ऐब होते हैं, यानी उसकी कई कमजोरियां होती हैं। उन क्षेत्रीय राज्यों की कमजोरियां ये थी कि वो अपने स्वार्थ के लोलुपता में डूबे हुए थे। उन लोलुपता को अंग्रेजों ने अपनी गहरी निगाह से देख लिया और महसूस किया कि इनकी लोलुपता का अगर हमने ठीक ढंग से लाभ उठाया तो हम भारत में व्यापार ही नहीं करेंगे वरन भूभाग के भी स्वामी हो जाएंगे। ये पहला कंडीशन था। दूसरा चीज, अंग्रेजों ने जब भारत में कुछ क्षेत्रों पे अधिकार करना शुरू हुआ
किया तो हम पाएंगे इस लेसन में कि उन्होंने कई नवीन बंदरगाहों की स्थापना की, नवीन नगरों की स्थापना की, नवीन सिस्टम को चलाना शुरू किया, जो कि यूरोप में उस देश काल परिस्थिति में क्या था, चल रहा था, और उसे अब भारतीय क्षेत्रों में भी उन्होंने लागू करना शुरू किया। उन्हीं पॉलिसीज के तहत उन्होंने भारत पे भी राज करना शुरू किया। यानी जो पॉलिसीज यूरोप में चल रही थी वो हो सकता है कि यूरोप के लिए पुरानी हो, लेकिन वो पॉलिसी जब भारत में आई तो भारत के लिए सर्वथा नवीन थी। कारण जैसे हम फोन लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं, जब हम 3G चला रहे थे तो यूरोप में लोग 5G, अमेरिका में 5G चला रहे थे। अब हम 5G 6G पे आ रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि हम 5G 6G पे आए, हमें पता होना चाहिए कि वो हमसे और आगे निकल गए हैं। उस समय आज के टाइम में वो क्या करते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी की डंपिंग भारत में करते हैं। उस टाइम में उन्होंने पॉलिसीज की डंपिंग भारत में की, उस संदर्भ में समझे जाने की आवश्यकता है। उन्होंने जो पॉलिसीज यूरोप में थी उनको यहां लागू करना शुरू किया। इस क्रम में हम पाएंगे कि उन व्यापारिक कंपनियों में जिन्होंने भारत में आकर अपनी गतिविधियां आरंभ की, उसमें अंग्रेज सर्वाधिक सफल क्यों थे। जितने भी यूरोपीय थे उनमें अंग्रेज ही क्यों सफल हुए। अंग्रेज जब सफल हुए तो क्यों हमें ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ना पड़ रहा है, आप ये समझिएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्या अंग्रेज भारत में इंटर किए और इंटर करते ही उन्होंने क्या फैक्ट्री स्थापित कर दी भारत में, क्या ये सही है, या उन्होंने कुछ समय को देखा, उन्होंने भी फरमानों की प्रतीक्षा की, फरमान उनके पास आए, सुल्तान या तत्कालीन बादशाह से उन्होंने भी आज्ञा लिया, बाद में भारत की ढुलमुल स्थिति को देखा तो शासन सत्ता का ही हस्तांतरण कर लिया, शासन सत्ता को ही अपने पक्ष में करना शुरू कर दिया। स्थिति कुछ भी हो सकती है। देखिए, कहानी शुरू होती है 1599 से। 1599 में एक शख्सियत है, नाम है जॉन मिल्डन हॉल। क्या नाम है? जॉन मिल्डन हॉल। यह एक ब्रिटिश यात्री है जो स्थल मार्ग से भारत की यात्रा पे आया। सबसे पहले यह वह ब्रिटिश है जिसने भारत आकर भारत को देखा। नोट कर लीजिएगा, 1599 जॉन मिल्डन हॉल। देखिए, बहुत ज्यादा बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, समझाते चलूंगा और जो फैक्ट होगा आप नोट करते चलिएगा, ठीक। ये मेरी दिन भर की 6वीं क्लास है, तो इसमें मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को कुछ चीजें बोलता चलूं, और आप लोग सभी लोग ग्रेजुएट हैं, तो मेरी आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मुझे मेरी कही हुई चीजों को आप नोट करेंगे, ठीक है। पहला जो फैक्ट होगा, नोट किया जाएगा कि 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डन हॉल नामक एक ब्रिटिश यात्री भारत आया, और वो कैसे आया? थल मार्ग या स्थल मार्ग से आता है। तो नोट करिएगा, 1599 में आने वाला जॉन मिल्डन हॉल। पहला बात, यानी कि हम यहां समझेंगे कि वो पहला व्यक्ति था जिसने ब्रिटिश लोगों को परिचित करा दिया कि भारत नाम का कोई क्षेत्र है या जगह है जहां पे भरपूर संपदा है, भरपूर संसाधन है। दूसरा, 1599 ईस्वी में ही एक बड़ी घटना हुई। इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर नामक एक दल था, यानी ये अंग्रेजी दल था। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से क्या किया? एक कंपनी की स्थापना की, और इस कंपनी को उसने बड़ा लंबा चौड़ा नाम दिया। नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट इनटू द ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ठीक। ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। यहाँ पे ये कभी आज तक पूछा नहीं गया किसी एग्जाम में। एक बार एमपीपीसीएस में पूछा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा, लिखिएगा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ठीक। इसका नाम है, पूरा नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी का। बाय द वे यूपी है, कभी पूछ ले, नोट रहेगा, याद रहेगा। दूसरी चीज, जब इस कंपनी की भारत में स्थापना हुई, उसके पहले जब ये कंपनी इंग्लैंड में बन रही थी, उस समय इस कंपनी को बनाने के लिए 217 व्यापारिक साझेदार थे। यानी व्यापारिक साझेदारों के माध्यम से इस कंपनी को खड़ा किया गया।
लगभग कितने 217, एक नहीं दो नहीं बल्कि 217 व्यापारियों के आपसी सामंजस्य से इस कंपनी को खड़ा किया गया। फिर हम पाते हैं कि लगभग दिसंबर 1600 ईस्वी में एक और बड़ी घटना घटित होती है। कहते हैं कि ब्रिटेन की महारानी है, नाम है एलिजाबेथ। एलिजाबेथ ने या एलिजाबेथ प्रथम जिनको कहते हैं, एलिजाबेथ टेलर प्रथम, इनका पूरा नाम है एलिजाबेथ टेलर प्रथम। तो इसने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने की मंजूरी दे दी। हम जानते हैं कि यूरोप से हमारे देश की या एशिया की स्थिति क्या पड़ती है, वो पूर्व की तरफ पड़ती है। यूरोपीय लोग या अमेरिकी लोग अपने आप को पश्चिम का देश मानते हैं, जबकि एशिया या अफ्रीका के जो देशों को, कुछ देशों को, अफ्रीका में कुछ ही हिस्से हैं जिसको क्या कहते हैं, पूर्व का देश। तो पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार मिला। कोई भारत के साथ नहीं था कि पर्टिकुलर तुम भारत जाओ और व्यापार करो, नहीं, उसमें था कि पूर्व के देशों के साथ आप व्यापार कर सकते हैं। यानी और वो व्यापार कितने समय के लिए, तो 15 वर्ष के लिए। तो लिखेंगे कि 1600 ईस्वी में एक बड़ी घटना, 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ द्वारा, महारानी एलिजाबेथ द्वारा, महारानी एलिजाबेथ द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ईआईसी को पूर्व के देशों के साथ, पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने हेतु 15 वर्षों के लिए छूट प्रदान की गई। समझिएगा, ये दूसरी बड़ी घटना थी। ठीक, दूसरी बड़ी ये घटना दिखाई पड़ती है। अब जब ये मिल गया तो कहते हैं कि कंपनी का जो अधिकार पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का मिला, तो कंपनी का उस समय उद्देश्य एकदम निश्चित था कि हमारा उद्देश्य भूभाग नहीं, व्यापार है। कहते थे ओनली आई एम ट्रेडर्स, हम सिर्फ व्यापारी हैं, हमें भूभाग से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब यहां पे उन्होंने व्यापार करना शुरू किया तो भारत में उपज रही क्षेत्रीय और केंद्रीय दोनों कमियों को उन्होंने बड़े ही आसान तरीके से भाप लिया। वो समझ गए कि भारत की क्या कमी है, वो जान गए कि विपुल संपदा वाला देश कैसे गर्त में जा रहा है, और उसकी एक कमियां नहीं थी, उसकी हजारों कमियां थी। ये कमियां जब मुगलों का पतन हम पढ़ते हैं उस समय स्पष्ट झलकती हुई दिखाई देती है। जैसे स्वतंत्र होते राज्यों की प्रवृत्ति, राज्यों की आपसी लोलुपता आगे बढ़ने की, वजीरों का वर्चस्व, साथ ही हम देखेंगे कि मुगलिया हुकूमत की आपसी कमजोरी। अब वैसे शासक नहीं रहे जैसे अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या हुमायूं, जो लड़खड़ा के भी अपने युद्ध पक्ष में कर ले, उस तरह के शासक नहीं रहे। यह तमाम कमियां हमें देखने के लिए मिली। अब देखिए, इससे हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दरबार से एक व्यक्ति दूत के रूप में भारत उपस्थित हुआ। नाम था कैप्टन हाकिंस। कैप्टन हाकिंस भारत आया और जहांगीर से मिलने, यानी कि जहांगीर से वो मिलकर व्यापारिक उद्देश्यों के लिए वो क्या चाहता था, रियायत चाहता था। तो यहां पे लिखेंगे कि 1608 में जेम्स प्रथम का कैप्टन हाकिंस, जेम्स प्रथम का राजदूत कैप्टन हाकिंस भारत आया तथा जहांगीर के दरबार में आया या जहांगीर से मिला। अब देखिए, ये जो जेम्स प्रथम आया या जेम्स प्रथम का जो राजदूत कैप्टन हाकिंस आया,
तो हम पाते हैं यहाँ पर एक चीज कि ये जो जेम्स प्रथम ने जिसे अपना राजदूत बना के भेजा था कैप्टन हाकिंस को, इससे एक लेटर दिया था और वह लेटर सम्राट अकबर के नाम था। जहांगीर ने उस पत्र को देखा तो भाव विभोर हो गया कि मेरे पिता की ख्याति इतनी दूर तक फैली हुई है। एक आश्चर्य की बात बताऊं आपको, अकबर के समय भारत की जीडीपी पूरे वर्ल्ड की 18% थी। कुछ इतिहासकार 23-24% भी मानते हैं। सोचिए क्या जीडीपी रही होगी भारत की। आज भी भारत की जीडीपी इतना नहीं है, 1-2% के आसपास, 2.5% के आसपास नहीं है, 2 पॉइंट समथिंग होगा। उस समय की यह स्थिति थी और अकबर के नाम से जेम्स प्रथम ने एक पत्र लिखा और कैप्टन हाकिंस के माध्यम से क्या किया, वो भिजवाया। हाकिंस आता है, मिलता है किससे? जहांगीर से। सवाल यहां पे यही होता है कि किससे मिला? जहांगीर से। कौन आया? किसका दूत था? सवाल ये होता है। ठीक, फिर सम्राट जहांगीर ने हाकिंस के व्यवहार से प्रसन्न होकर उसे आगरा में बसने के लिए और लगभग 400 का मनसब प्रदान कर दिया। अब सवाल उठता है कि मनसब क्या होता है? मनसब सवार और जात से मिलकर बनता है। सवार और जात, जब आप मिडवल इंडिया पढ़ते होंगे तो आपको ध्यान होगा कि सवार और जात कहीं ना कहीं सैनिक के रैंक को बताता है। तो 400 का मनसब प्रदान किया, आगरा में बसने का क्या किया, आज्ञा भी दिया और कहा कि चाहो तो यहां पर बस भी सकते हो। तो यहां पर अवश्य लिखिएगा कि कैप्टन हाकिंस को जहांगीर ने 400 का मनसब प्रदान किया, साथ ही आगरा में बसने की या जागीर प्रदान करके उसे रहने की अनुमति प्रदान की। ठीक, 400 का मनसब प्रदान किया गया किसको? कैप्टन हाकिंस को। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा। बहुत आराम आराम से चल रहे हैं अभी, ठीक है। फिर हम पाते हैं कि 6 फरवरी 1613 को एक नवीन घटना घटित होती है। 6 फरवरी 1613 को एक नवीन घटना यह घटित होती है कि एक शाही फरमान जारी किया जाता है जहांगीर की ओर से। यानी कि जब 1613 में जहांगीर ने एक शाही फरमान जारी किया और अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी जो है स्थापित करने का क्या कर दी, आज्ञा दे दिया। यानी कहा कि आप चाहें तो सूरत में व्यापारिक कोठी क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। यानी कि 1613 वह तिथि है, नोट कर लीजिएगा कि 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी किया गया जहांगीर की ओर से और जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की आज्ञा दे दी। ठीक, फिर जब आगे बढ़ते हैं तो एक अन्य घटना होती है कि सर टॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में पुनः भारत आता है और 18 सितंबर 1615 ईस्वी को वह सूरत पहुंचता है और जहांगीर से 1616 ईस्वी में मिलता है। यानी जेम्स प्रथम ने पुनः दूसरा एक राजदूत भेजा जिसका नाम था, या जिसे हम कहते हैं सर टॉमस रो। क्या नाम है? सर टॉमस रो। ये दूसरा राजदूत है, वो भी जेम्स प्रथम का राजदूत है। चूंकि पहला जो पत्र था कैप्टन हाकिंस लेकर उपस्थित हुआ था, वो अकबर के नाम से था। जहांगीर इसी पे भाव विभोर हुआ था और उसने कैप्टन हाकिंस को 400 का मनसब प्रदान किया और आगरा में बसने की भी प्रदान की। यहाँ पे जो घटना घट रही है, यानी कि सर टॉमस रो जब आ रहा है तो हम कहते हैं कि सर टॉमस रो भी जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में ही है और 18 सितंबर 1615 ईस्वी को वो कहां पहुंचता है? सूरत पहुंचता है और सूरत पहुंचकर जहांगीर से उसकी मुलाकात लगभग 1616 ईस्वी में होती है। तो कहते हैं कि 1616 ईस्वी में जो सर टॉमस रो भारत आया, उसने व्यापारिक कंपनी का जो रियायत जो मांग रहा था, जो व्यापार करने की अनुमति मांग रहा था, वो प्राप्त करने में सफल रहा। ठीक, दूसरी चीज अब हम देखते हैं कि सवाल ये उठता है कि कंपनी ने अपना जो व्यापारिक कोठी था वो कहां स्थापित किया, या भारत में अंग्रेज प्रथम कारखाना
कहाँ स्थापित किए। कुछ पुस्तकें जब हम पढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि 1608 में सूरत में पहले अंग्रेजों ने कारखाना स्थापित किया, या इसी का उल्लेख किया जाता है आम किताबों में कि 1608 में सूरत में क्या किया, अंग्रेजों ने कारखाना स्थापित किया। जबकि कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जो कहती हैं कि मुसलीपट्टनम को प्रथम अंग्रेज कारखाना बनाए थे। यानी कि दो तरीके की विचारधारा है। एक विचारधारा 1608 में कहती है कि सूरत में कारखाना बनाया गया, और एक कहती है कि नहीं नहीं, मुसलीपट्टनम में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना बनाया। बात दोनों सही है। सही कैसे है? देखिए, 1608 में अंग्रेजों ने सूरत में जो कारखाना बनाया था वो अस्थायी फैक्ट्री थी, अस्थायी नहीं थी, अस्थायी फैक्ट्री थी। ठीक है, टेम्पररी, वेरी गुड, टेम्पररी। लेकिन जब उन्होंने मुसलीपट्टनम में जो कारखाना बनाया साउथ इंडिया की तरफ, वो टेम्पररी नहीं था, वो परमानेंट था, वो अस्थायी था। उसको ध्यान रखिएगा। अब सत्यता की जब पड़ताल हम किताबों में करना शुरू करते हैं तो हम पाते हैं कि सूरत में पहला अधिकृत या अस्थायी कारखाना सम्राट जहांगीर की अनुमति के पश्चात लगभग 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया। वहीं जबकि अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित अपना पहला कारखाना अस्थायी या अनाधिकृत रूप से 1611 में मुसलीपट्टनम में खोल दिया गया। यानी हम कह सकते हैं, एक बात तो तय है कि पहली बार उनका जो कारखाना खुलेगा यानी स्थापित होगा तो कहेंगे कि पहला कारखाना अस्थायी या अनाधिकृत जो है वो 1611 साउथ इंडिया की तरफ जाएगा, वो मुसलीपट्टनम में होगा। ठीक है, और वहीं हम पाएंगे कि इनका पहला अस्थायी कारखाना जो खुलेगा वो 1613 में सूरत में खुलेगा। ठीक है, तो दोनों ही बातें सही हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखना है, इसमें बाई ऑप्शन चलना है। अगर ऑप्शन कहेगा कि 1608 में सूरत में पहला अस्थायी कारखाना खुला, नहीं, काट देना है, अस्थायी कारखाना है। ये उसी तरीके से अस्थायी है जैसे 1611 में मुसलीपट्टनम वाला अस्थायी है, लेकिन मुसलीपट्टनम में कब अस्थायी हुआ? 1613 में। उसी तरीके से सूरत का अस्थायी कारखाना कब खुला? तो हम कहेंगे कि 1611 में। ठीक है, तो पहला कारखाना सूरत में ही खुलेगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कुछ अन्य चीजें। यह यहां तक में किसी को कोई तकलीफ, कोई दिक्कत बताइएगा। अंग्रेजों ने साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना 1611 में मुसलीपट्टनम और एक जगह है जिसका नाम है पोट्टापुल्ली, पोट्टापुल्ली में क्या किया? स्थापित किया। ठीक है, फिर हम पाते हैं कि 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान मिला। क्या मिला? सुनहरा फरमान। ये फरमान किससे मिला? गोलकुंडा का एक शासक है। कहते हैं कि अंग्रेजों ने 500 पैगोडा वार्षिक कर अदा करने के बदले गोलकुंडा के जो राज्य में स्थित जितने बंदरगाह थे उन पर निर्विवाद रूप से व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसीलिए इसे इतिहास में गोल्डन फरमान या सुनहरा फरमान कहा जाता है। ये कब हुआ? 1632 में। कहां के शासक ने जारी किया? गोलकुंडा के शासक ने। किसके लिए जारी किया? अंग्रेजों के लिए। तो यहां सवाल उठता है कि सुनहरा फरमान का संबंध किससे है? तो 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक के द्वारा जो फरमान अंग्रेजों के पक्ष में जारी किया गया था, किसके लिए जारी किया गया था? व्यापार के लिए, कि आप गोलकुंडा में जितने भी बंदरगाह पड़ रहे हैं उनको आप निर्विवाद रूप से घूम सकते हैं अगर आप 500 पैगोडा वार्षिक कर दे देते हैं। यानी 500 पैगोडा वार्षिक कर के बदले गोलकुंडा के समस्त बंदरगाहों पे अंग्रेजों को निर्विवाद रूप से विस्तृत करने का अधिकार मिल गया। ठीक, सवाल यहां से 3-4 तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। बात 1632 के बाद 1633 की, कि 1633 में क्या हुआ? तो हम कहते हैं कि 1633 में पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना खोला जिसे कहते हैं बालासोर या हरिपुरा। बालासोर और हरिपुरा पूर्वी तट है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही तट उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा की वर्तमान अब स्थिति भी आप देखेंगे तो भारत में के पूर्व में है। ठीक, फिर इससे आगे बढ़ते हैं। यानी अगर पूछता है कि पूर्वी तट पे इनका कारखाना कब खुला तो 1633,
बालासोर और हरिपुरा। गुड विकास, यही बात थी। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं 1639 की घटना। घटना क्या है? इस समय हम पा रहे हैं कि फ्रांसिस डे नामक एक अंग्रेज है। कौन है? फ्रांसिस डे। इस अंग्रेज को चंद्रगिरी के राजा ने मद्रास पट्टे पर दे दिया, यानी चंद्रगिरी का राजा मद्रास पट्टे पर सौंप देता है फ्रांसिस डे को। अब जरा सा यहाँ हम ये समझना प्रयास करते हैं कि यहाँ परिवर्तन क्या हो रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से। अब यूं देखिए, थोड़ा सा हम लोगों ने इसे बनाने का प्रयास किया अर्ध भारत को। ठीक है, बड़े ध्यान समझिएगा, अर्ध भारत बनाते हैं। ठीक है, हमने कहा कि ये जो उड़ीसा का तट है, इस एरिया में इन्होंने बालासोर और हरिपुरा, यहां पर इन्होंने क्या किया? अपने कारखाने खोले। उसके पहले हमने कहा था आपसे कि 1632 में गोलकुंडा का सुल्तान है, गोलकुंडा का सुल्तान, इस सुल्तान से ये पाए हैं क्या? गोल्डन फरमान, गोल्डन फरमान। ठीक है, कौन पाया? अंग्रेज पाए। और गोलकुंडा के सारे बंदरगाहों पर ये 500 पैगोड़ा के बदले ये समस्त पे इनका क्या हो गया? अधिकार हो गया। अब हम पा रहे हैं कि 1639 में हम देखते हैं कि फ्रांसिस डे नाम का एक व्यक्ति है, ये चंद्रगिरी के राजा से मद्रास की जगह है, मद्रास 1639 में चंद्रगिरी के राजा से पट्टे पर प्राप्त करता है। पट्टे पर प्राप्त करता है। ठीक, एक तो चीज आपको समझ में आ गई होगी कि मद्रास जैसा जो ग्राम था, ये एक ग्रामीण एरिया था, ये पहली बार जब अंग्रेज कोठी खुलेगी तो एक शहरी एरिया में तब्दील हो जाएगा। यानी एक किला की संरचना यहां शुरू होगी, किले बंदी की प्रक्रिया शुरू होगी। किसके माध्यम से? फ्रांसिस डे के माध्यम से। तो आपसे कभी कभी सीधा सवाल कमीशन न करके पूछता है, मद्रास नगर की स्थापना किसने की? मद्रास वो जगह है जहां पे भारत में सबसे पहले नगरपालिका सिस्टम भी शुरू किया गया था, नगर निगम की व्यवस्था भी सबसे पहले मद्रास में ही शुरू की गई थी। और मजे की बात यह है कि मद्रास नगर निगम के जो अध्यक्ष थे एससी बोस भी रहे, सुभाष चंद्र बोस भी रहे, वो बात करेंगे बाद में। फिलहाल अब ये समझेंगे कि जो 1639 में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज को चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त हुआ और यहीं पर अंग्रेजों ने एक फोर्ट का निर्माण किया, नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज, यानी मद्रास में ही फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की गई, यानी ये किला बनाया गया फोर्ट सेंट जॉर्ज। जिनको अक्षर समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा मैं छोटा लिख रहा हूं, वो मेरी बात सुनकर ध्यान से लिख लेंगे कि मद्रास में जो किला अंग्रेजों ने बनाया उसे कहते हैं फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक, अब बाद में आगे बढ़ते हैं तो 1661 में एक और नवीन घटना घटित होती है। क्या घटित होती है भाई? तो हम पाते हैं कि पुर्तगाल ने या पुर्तगालियों ने अपनी एक राजकुमारी है जिसका नाम है कैथरीन ब्रेगोंजा। तो कैथरीन ब्रेगोंजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से कर दिया और बदले में उन्होंने मुंबई दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। जब मुंबई दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को मिली तो चार्ल्स द्वितीय जो ब्रिटेन में बैठा हुआ था उसके लिए मुंबई क्या था? अनुपयोगी था। तो उन्होंने क्या किया कि चार्ल्स द्वितीय ने ये जो मुंबई वाला क्षेत्र था जिसे हम 7 टापुओं का नगर कहते हैं, उसको हम पाते हैं कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। ठीक है, तो कैथरीन ब्रेगोंजा या कैथरीन ब्रेगेंजा का जो विवाह था, यानी पुर्तगाली राजकुमारी का जो विवाह था, वो किससे हुआ? तो चार्ल्स द्वितीय यानी कि ब्रिटेन के राजकुमार से हुआ और दहेज में मुंबई दे दी गई। शादी पुर्तगाल का और ब्रिटेन का और दहेज में भारत का एरिया दे दिया गया। मजे की बात है। और उस दहेज की एरिया को
चार्ल्स द्वितीय ने ईआईसी को दे दिया। ईआईसी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, और ये जो दिया गया वो 10 पाउंड के वार्षिक किराए के बदले दिया गया। कहा गया, चार्ल्स द्वितीय ने कहा कि अगर आप 10 पाउंड किराया हमें देंगे वार्षिक रूप से, तो हम आपको ये टापू वाला एरिया दे देंगे। अब देखिए, इस एरिया में हम पाएंगे यहाँ पे मुंबई की स्थापना। मुंबई, मुंबई इसके पहले मुंबई मछुआरों का जगह था। यहाँ पे अब तक हम पा रहे हैं मद्रास आ गया, मुंबई आ गया, गोलकुंडा पे अधिकार हो गया है। अब इनकी बारी कहां कहां, ये कैसे कैसे सनह सनह आगे बढ़ रहे हैं, कैसे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। यानी यहाँ पर 1669 ईस्वी से लेकर 1677 ईस्वी तक क्या किया गया, मुंबई को पूरी तरीके से मॉडिफाइड करने का काम घेराल्ड अंगियार को दिया गया। एक अंग्रेज है, नाम है घेराल्ड अंगियार, यानी कि मुंबई घेराल्ड अंगियार के नेतृत्व में, घेराल्ड अंगियार ने मुंबई को नवनिर्मित करने का कार्य किया। मुंबई को 7 टापुओं का नगर भी कहा जाता है, जानते होंगे। एक टापू वाला जगह है। आज भले मुंबई को इतना व्यवस्थित बना दिया गया है कि इसे भारत का इकोनॉमिकल कैपिटल या आर्थिक राजधानी भी कहते हैं, लेकिन अंग्रेजों के आने के पूर्व मुंबई का कोई अस्तित्व नहीं था, मद्रास का कोई अस्तित्व नहीं था। यानी 2 नवीन नगर अंग्रेजों ने यहाँ आकर अपने व्यापार से बसाए। यानी कि हम पाएंगे कि 1669 से 1677 तक मुंबई में को 10 पाउंड किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया, और यहाँ पर घेराल्ड अंगियार ही रहकर क्या करता है, मुंबई नगर का नव निर्माण कराता है। और हम पाते हैं कि महानतम शासकों में से एक है। यहीं पर हम पाएंगे कि मुंबई जैसा जो मछुआरों का एरिया है, अब वेल मॉडिफाइड ईस्ट इंडिया कंपनी का धीरे धीरे क्षेत्र में तब्दील होने लगा। ठीक, अब 1651 में एक और घटना घटित होती है। यानी 1651 में एक व्यक्ति है, नाम है ब्रिजमैन। ब्रिजमैन के नेतृत्व में बंगाल में हुगली नामक स्थान पर क्या होता है, कारखाना स्थापित किया जाता है। यानी आज आते हैं यहाँ कि 1651 में ब्रिजमैन के नेतृत्व में हम पाते हैं कि बंगाल में, यानी जब ब्रिजमैन आएगा तो बंगाल में क्या करेगा, हुगली नामक स्थान पर कारखाना स्थापित करेगा। क्या करेगा, हुगली कारखाना स्थापित करेगा। ठीक, अब ये बंगाल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिए। अब हम देखते हैं या पाते हैं कि जब अंग्रेजों ने अपना विस्तार शुरू किया, चूंकि ये बात कब की है, मैं कह रहा हूं 1651, मैं कह रहा हूं 1639, मैं बोल रहा हूं 1632, तो ये जितनी घटनाएं हैं ये उस समय की हैं जब मुगलों के सशक्त बादशाह जीवित थे। यहाँ पर पहली बार अंग्रेजों से औरंगजेब की भी भिड़ंत होती है। यानी जब बंगाल में ये घुसते हैं और बंगाल में ये आक्रामक प्रवृत्तियों को लाना शुरू करते हैं, तो हम पाते हैं कि वहां पर इन्होंने क्या किया, एक नवीन तरीके की प्रथा शुरू कर दी। वो प्रथा क्या शुरू थी, तो हमने पाया कि ये जो हज यात्री थे उन्हें कहीं ना कहीं परेशान करते थे। तो हज यात्रियों को जब इन्होंने दिक्कत देना शुरू किया तो 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने इनको मारते मारते फुलटा द्वीप तक पहुंचा दिया। यानी पहली बार ये घटना हुई कि 1686 में हुगली में औरंगजेब और अंग्रेजों की भिड़ंत हो गई, क्योंकि इन्होंने क्या किया, कुछ हज यात्रियों को परेशान करने का प्रयास किया था। औरंगजेब ने अंग्रेजों को समुद्र में लखेदने के लिए, उन्हें हराने के लिए अपना सबसे बड़ा जहाजी बेड़ा निकाला था, जिसका नाम था गंजे सवाई, जिसका प्रयोग पहली बार किया गया। कि उसमें कहते हैं कि लगभग 150 से 350 तोपें लगी हुई थी, और वह समुद्र में दक्ष था उतरने में और समुद्र में लोहा लेने में संपूर्ण था। औरंगजेब का जहाज था, नाम था गंजे सवाई, ध्यान रखिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं यहीं पर कि कलिकता है, सुतनती है और गोविंदपुर है। ये 3 गांव हैं।
इन तीनों गांवों को मिलाकर अंग्रेज जब पहुंचे तो यहीं पर कलकत्ता की नींव, यहीं बंगाल में कलिकता, गोविंदपुर और सुतनती, इन तीनों को मिलाकर वर्तमान कलकत्ता की स्थापना की गई। क्या की गई? वर्तमान कलकत्ता की स्थापना की गई, यानी आधुनिक कलकत्ता की नींव रखी गई। और आधुनिक जो कलकत्ता था, इसका जो निर्माण करता है उसको कहते हैं जाब चारनाक ने कलकत्ता की नींव डाली या कलकत्ता का स्थापना किया। अब यहीं पर जब अंग्रेज कलकत्ता की स्थापना किए तो यहाँ पर फोर्ट विलियम नामक किले की स्थापना की गई। कहां पे? कलकत्ता में फोर्ट विलियम नामक किले की स्थापना। ठीक है, फोर्ट विलियम नामक किले की स्थापना। अब जब इससे हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो घटित होती है 1717 में। यानी 1717 में एक बड़ी घटना घटित हुई जब जॉन सुरमन है, उनके नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूत मंडल और उनके साथ कुछ व्यापारिक लोगों का समूह रियायतें प्राप्त करने के लिए मुगल बादशाह फारूक सियर के दरबार में पहुंचा। जब फारूक सियर के दरबार में पहुंचा तो फारूक सियर ने अपनी एक बीमारी का जिक्र किया। जो ये शिष्टमंडल पहुंचा था, तो इस शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में पहुंचा? तो हमने कहा कि यह शिष्टमंडल जो था एक बड़ा व्यक्ति है जिसके नेतृत्व में पहुंच रहा है। वो दूत मंडल जो सबको लीड करता हुआ आगे बढ़ रहा है, उनमें हम पाएंगे कि एडवर्ड स्टीफेंस नामक एक व्यक्ति है, साथ ही विलियम हैमिल्टन नामक एक सर्जन है, साथ ही एक ख्वाजा शेरदहू नामक एक दुभाषिया है, आर्मेनियाई दुभाषिया उसको कहते हैं जो दो तरह की भाषाएं बोलता है। तो कहते हैं जो हैमिल्टन नामक एक डॉक्टर था, उसने फारूक सियर को एक असाध्य बीमारी से मुक्ति दिलाई। रोग था पाइल्स मतलब सामान्य हिंदी में उसे बाबासीर कहते हैं। तो उसे फारूक सियर को पाइल्स की बीमारी थी। पाइल्स की बीमारी से क्या करता है? यह मुक्त कराता है। परिणाम स्वरूप खुश होकर फारूक सियर ने बंगाल, हैदराबाद और गुजरात के सूबेदारों के नाम 3 फरमान जारी किए। क्या फरमान था? कि ये कहते हैं कि यह फरमान कंपनी के लिए सबसे बड़ा मैग्ना कार्टा सिद्ध हुआ। मैग्ना कार्टा कैसे? यानी अधिकार प्रपत्र क्या? यानी कि यह बंगाल, हैदराबाद और गुजरात 3 बड़े सूबों में लागू हो रहा था। ये उस समय मुगल सूबा था। क्योंकि फारूक सियर खुश हो गया और इतिहास में फारूक सियर को घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं घृणित कायर बादशाह किसको बोलते हैं? फारूक सियर को ही बोलते हैं। जैसे साहेब बेखबर बहादुर शाह प्रथम को बोलते हैं कि साहेब बेखबर उनको कहते हैं। उसी तरीके से रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, तो इनके कुछ उपनाम भी हैं मुगल बादशाहों के। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि फारूक सियर, जिसे इतिहास घृणित कायर कहता है, वो जॉन हैमिल्टन नामक सर्जन के द्वारा जो उसकी सफल क्या की जाती है? बीमारी का इलाज यानी पाइल्स का इलाज किया जाता है। उसके एवज में वह क्या करता है? 3 बड़े क्षेत्रों में उसे अधिकार दे देता है। क्या करने का? व्यापार करने का। ये 3 बड़े क्षेत्र कौन थे? गुजरात, हैदराबाद और बंगाल। इसे ही कंपनी अपने इतिहास में मैग्ना कार्टा कहती है, एक बड़ा अधिकार प्रपत्र। इतना बड़ा एरिया में व्यापार करने की सुविधा उन्हें नहीं मिली थी, या सुविधा इस प्रकार का नहीं दिया गया था जैसा अंग्रेजों को मिला। अब यहीं से अंग्रेजों की राजस्व में होती है वृद्धि। अंग्रेज अपने राजस्व में वृद्धि करना शुरू करते हैं, ठीक। लेकिन उसके बाद हम सीधा ही समझेंगे कि इन राजस्वों के माध्यम से अंग्रेजों ने न केवल अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को ठिकाने लगाया,
बल्कि हम यह भी जानते हैं कि जब फारूक सियर जैसा व्यक्ति जब इन्हें इतना बड़ा अधिकार प्रपत्र दिया तो उससे उन्हें आर्थिक आय प्राप्त होने लगी, क्योंकि उनका व्यापार जो छोटे स्तर पर था वो बड़े स्तर पर चल पड़ा, क्योंकि एक बड़े प्रांत में, ये 3 बड़े प्रांत थे जिनमें इन्हें अधिकार मिला कि आप निर्विवाद रूप से व्यापार कर सकते हो। इसका फायदा इन्होंने उठाया और हम पाते हैं या देखते हैं कि उससे इन्होंने न केवल यूरोपीय प्रतिद्वंदियों बल्कि भारत की जो छुटपुट क्षेत्रीय जो आरंभिक शक्तियां थीं उनको भी इन्होंने दबाना शुरू कर दिया। क्रम यह हुआ कि अंग्रेज बहुत जल्दी ही क्या किए, एक बड़े भूभाग के स्वामी बनने लगे। इसी क्रम में हम पाते हैं कि बंगाल के नवाब के साथ अंग्रेजों के क्या टर्म रहे उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। अब चूंकि हम समझ चुके हैं कि अंग्रेज कैसे फैले, ठीक, अब बंगाल के नवाबों के साथ इनकी क्या स्थिति है उसको हम समझेंगे। उसके पहले यहां से क्वेश्चन हो सकता है, जैसे एक बार का क्वेश्चन आया हुआ है कि इंटरपोलर कौन थे। इंटरपोलर यहां पे ही मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारियों को इंटरपोलर कहा गया है। नोट कर लीजिएगा कि इंटरपोलर, एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारियों को इंटरपोलर कहा जाता है। यहाँ पे अंग्रेजों से सवाल यह हो सकता है कि नील की खेती के लिए अंग्रेजों ने किस क्षेत्र का इस्तेमाल किया। तो हम जानते हैं बयाना और राजस्थान के एरिया को उन्होंने आरंभिक रूप से नील की खेती के लिए क्या किया, इस्तेमाल किया। फिर बाद में उन्होंने कई जगहों पे इस तरीके का कार्य शुरू किया जिसमें बिहार का एरिया भी आता है, बंगाल का एरिया भी आता है, क्योंकि नील विद्रोह बिहार बंगाल वाले क्षेत्र में आप देखेंगे। फिर अब आपसे सवाल हो सकता है कि बंगाल का प्रथम चीफ एजेंट किसे नियुक्त किया गया था। तो वही जो द्विभाषिया था, विलियम हेजेस, मैंने कहा था ना अर्मेनियाई द्विभाषिया, उसी को बंगाल का प्रथम चीफ एजेंट के रूप में अंग्रेजों ने नियुक्त किया, जो कि लगभग 1681 से 1684 ईस्वी तक रहा। नाम था विलियम हेजेस। ठीक, यहाँ पे जो प्रश्न बन सकता है वह यह बन सकता है कि विलियम फीच कौन था। विलियम फीच, सवाल आया है कि विलियम फीच कौन है। देखिए, कैप्टन हॉकिंस के साथ भारत आने वाला यात्री जिसने अनारकली और सलीम की दंत कथाओं का वर्णन किया है। जो अनारकली कहते हैं ना कि सलीम मतलब जहांगीर, जो आप देखते हैं मुगले आजम जो एक कहानी है, तो मुगले आजम की जो दंत कथा है ये इतिहास में इसको प्रूफ नहीं है, और इतिहास और किदवंतियों में बहुत माइन्यूट फर्क होता है। किदवंतियां का कोई साक्ष्य नहीं है, कहानियों का कोई साक्ष्य नहीं है, जबकि इतिहास प्रमाण की बैसाखी पे बैठा होता है। अगर जिस कथन, कहानी या जिस तथ्य में साक्ष्य नहीं है, प्रमाण नहीं है, वह इतिहास नहीं है, वो महज दंत कथा है। तो इसीलिए कहते हैं कि आखिर कौन था जिसने इन दंत कथाओं का वर्णन किया। तो हम कहते हैं विलियम फीच। विलियम फीच क्या करता है, ये कैप्टन हॉकिंस के साथ भारत आता है और इसी ने अनारकली और सलीम, यानी सलीम मतलब सेखू बाबा, सेखू बाबा मतलब अकबर का पुत्र यानी जहांगीर, जहांगीर का ही नाम सलीम है या सेखू बाबा है, तो उसके और अनारकली के प्रेम कथा, जो दंत कथा है, एक प्रेम कहानी जो अपने मंतव्य से लिखी गई है, उसका वर्णन करता है। फिर यहां सवाल वो आपसे हो सकता है कि कलकत्ता की स्थापना किसने की। तो कलकत्ता की स्थापना जाट चरनाक ने की। मुंबई की स्थापना किसने की, गेराल्ड अंगियार ने किया। उसी तरीके से मद्रास की स्थापना किसने की, तो मद्रास की स्थापना किसने किया, तो हम जानते हैं फ्रांसिस डे ने किया। ये वो नवीन नगर हैं जो अंग्रेजों के आने के पूर्व नहीं थे। बहुत सारी जब यूरोपीय कंपनियां भारत में आई तो उस समय यूरोपीय कंपनियों ने न केवल व्यापार किया बल्कि व्यापार व्यवसाय को एक सजग रूप देने के लिए, एक सहज रूप देने के लिए उन्होंने समुद्र के किनारे बंदरगाह नगरों की भी स्थापना की। इसी क्रम में हम पाते हैं गोवा, मुंबई, पांडिचेरी, कलकत्ता, मद्रास, इन तमाम नगरों की स्थापना। ये नगर पूर्व में नहीं थे, ये नगर तब हुए जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत में हुआ। इनमें जो सर्वाधिक नगर जो आज भी हमारे और आपके बीच विद्यमान है, उनकी स्थापना अंग्रेजों के द्वारा की गई। ठीक है, फिर इसमें एक क्वेश्चन हो सकता है कि फ्रिजियोक्रेट कौन थे। फ्रिजियोक्रेट क्या है,
सवाल आपसे हो सकता है कि फ्रीजियोक्रेट किसको कहते हैं। तो भाई मुक्त व्यापार करने के पक्षधर जो फ्रांसीसी व्यापारी थे उनको फ्रीजियोक्रेटर कहा जाता था, और एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारियों को इंटरपोलर कहा जाता था। तो आपको दोनों ध्यान होना चाहिए कि फ्रीजियोक्रेटर किसके लिए यूज हुआ, फ्रांसीसी के लिए, और इंटरपोलर किसके लिए यूज हुआ, अंग्रेज के लिए। दोनों में डिफरेंस है, नोट कर लीजिएगा। फिर एक वर्ड आता है, जब अंग्रेजी इतिहास की शुरुआत होती है तो उसमें कहते हैं निशान शब्द क्या है, या निशान किसे कहा जाता है। तो हम जानते हैं कि अंग्रेजों ने, या अंग्रेजों को जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो प्राप्त जो मुक्त व्यापार का जो आदेश था या जो आज्ञा पत्र था कि आप अंग्रेज लोग व्यापार कर सकते हो, मुक्त व्यापार, वो कहां कहां, बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में। यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने का जो अधिकार मिला उसे ही इतिहास में निशान कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि निशान क्या है, इंटरपोलर कौन है, फ्रीजियोक्रेट कौन है, साथ ही विभिन्न नगरों के संस्थापक कौन है। यानी इस जगह से आपको सवाल इस तरीके का मिलेगा, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन किया जाता है। ठीक, फिर उसी तरीके से हम यह भी जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो व्यापारिक प्रतिद्वंदिता रही, जो कंपनियां आई, वो कौन कौन कंपनियां इनके साथ सरवाइव की, उन कंपनियों का क्रम क्या था, इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, यहां तक में कोई तकलीफ हो तो बताइए, बोलिएगा। किसी को कोई तकलीफ हो तो मुझे स्पष्ट बताएगा, मैसेज करिएगा फटाफट। नाजिया, मनोज जी, विकास जी, बताइएगा। पूरी बात समझ में आई यहां तक? देखिए, चैप्टर पढ़ते चलेंगे, उसमें क्या क्वेश्चन टफ हो सकता है, जो प्रोएबल हो सकता है, मैं सिर्फ उसी की बात करूंगा। जो प्रीवियस ईयर का है वो तो आप खुद से भी देख सकते हैं। हाँ, जो मेरा काम ये है कि मैं आपको वो रास्ता बताऊं जो आने की संभावना है, जो आ सकता है। जैसे इंटरपोलर बहुत पहले आया था, ठीक है, हाँ बिल्कुल मनोज, अब की बार आराम से चल रहे हैं। अभी धीरे धीरे लोहा धीरे धीरे गर्म होता है ना। अभी अभी क्या बोला, क्या 6वीं क्लास से, तो अभी थोड़ा आराम से चल रहे हैं। अभी ज्यादा वो उत्साह में आ जाएंगे तो फिर बहुत रेस में हो जाएंगे। थोड़ा अभी आप लोग कल से शुरू हुए हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि हमारे जो विद्यार्थी हैं वो धीरे धीरे लिखना शुरू करें। ठीक है, सारी बातें बोर्ड पे नहीं होंगी, कुछ बातों को हम इतना समझ सकते हैं, आपसी संप्रेषण हमारा इतना है कि मैं बोलता चलूंगा, आप उसे नोट डाउन करते चलें। नहीं होता है तो फिर से वीडियो को आप देख लीजिए, देख लिया करिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। नहीं कुछ आता है, प्रॉब्लम आती है, ग्रुप में मैसेज छोड़ दीजिए, उससे भी नहीं सॉल्व होता है, पर्सनल मुझे मैसेज कर दीजिए, कॉल कर लीजिए कि सर यहाँ पे क्या बताए हैं, मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको। ठीक है, हाँ कभी कभी तेज चलना पड़ता है, मूल स्वभाव मेरा तेज ही चलना है। जो मेरे पुराने विद्यार्थी हैं उनको मालूम है कि मैं थोड़ा स्पीड में चलता हूं, लेकिन अभी बात एकदम धीरे धीरे, पहले रेस बनाते हैं, ठीक, लोहा गर्म करते हैं, ठीक है, धीरे धीरे, उसके बाद स्पीड पकड़ेंगे। ठीक है, कल हम बंगाल के नवाब की बात करेंगे, और बंगाल के समस्त नवाबों की बात नहीं करेंगे, जहां जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी बात करेंगे। बेसिकली हम बात करेंगे कि बंगाल में जो स्वतंत्र राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने किया, तो किस तर्ज पे किया, आखिर उसके कौन से कारण थे, और किस विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत उसने मुगलिया सल्तनत या मुगलिया हुकूमत से अपने आप को विलग रखा। दूसरी चीज, जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि मुर्शिद कुली खान यानी कि स्वतंत्र जो नवाब की परंपरा थी, वो नवाब की परंपरा कहां तक चली। बाद में हम यह भी जानेंगे कि कैसे अंग्रेजों ने एक बेहतरीन नवाब को कैसे कोलैप्स कर डाला, जिसका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला की क्या आंतरिक कमजोरियां थी, कौन है घसीटी बेगम, कौन है उसका अपना ममेरा भाई, कौन है सेठ जगत सेठ, आमीन चंद, इन सब की बात, साथ ही मीर कासिम और मीर जाफर की बात। यानी सिराजुद्दौला के बाद भी कैसे अंग्रेजों ने बंगाल को एज ए कठपुतली नवाब के रूप में यूज किया, उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, इतने इत्मीनान से मेरे साथ बैठे रहे लगभग 55 मिनट। ठीक है, थैंक यू, चलिए नमस्कार, गुड नाइट।